नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम आज का एजेंडा में। मैं हूं निखिल सिंह और आज के दिन की कौन सी है बड़ी खबरें जिन पर दिन भर रहेगी सबकी नजरें, वो खबरें जो आज की सुर्खियां करेंगी तय। ऐसी ही तमाम मुद्दों को समेटकर हम लाए हैं आज का एजेंडा में। सबसे पहले देखते हैं क्या है आज का एजेंडा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के कच्छ में 30,000 मेगावाट की क्षमता वाले देश के सबसे बड़े अक्षय ऊर्जा पार्क की रखेंगे नींव। कच्छ के मांडवी में अलवणीकरण संयंत्र का भी करेंगे शिलान्यास। 121 करोड़ रुपए की लागत से एक मिल्क प्रोसेसिंग एंड पैकिंग प्लांट की भी रखेंगे आधारशिला। भारत के 4 दिवसीय दौरे पर आए ब्रिटेन के विदेश मंत्री डोमिनिक रॉब अपने समकक्ष एस जयशंकर से करेंगे मुलाकात। दोनों नेताओं के बीच परस्पर हित के आपसी, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर होगी बातचीत। डोमिनिक रॉब का कई अन्य केंद्रीय मंत्रियों से भी मिलने का है कार्यक्रम। और कोरोना वैक्सीन को लेकर सरकार ने ऑपरेशनल गाइडलाइंस की जारी। पहले चरण में करीब 30 करोड़ लोगों को दिया जाएगा टीकाकरण। टीका देने के बाद 30 मिनट तक की जाएगी निगरानी। हेल्थ केयर, फ्रंटलाइन वर्कर्स और बुजुर्गों को दी जाएगी प्राथमिकता। तो आज के एजेंडा की शुरुआत सबसे पहले प्रधानमंत्री के गुजरात दौरे से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक दिन के गुजरात दौरे पर कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। गुजरात के कच्छ में प्रधानमंत्री विशाल अक्षय ऊर्जा पार्क और अलवणीकरण संयंत्र की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने एक दिन के इस दौरे पर कच्छ में देश के सबसे बड़े अक्षय ऊर्जा पार्क की नींव रखेंगे। कच्छ के विगाकोट में तकरीबन 72,600 हेक्टेयर में बनने जा रहे इस पार्क की क्षमता 30,000 मेगावाट की होगी। कच्छ के रेगिस्तानी क्षेत्र में सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा के द्वारा यहां तैयार होने वाली बिजली न सिर्फ कच्छ बल्कि पूरे प्रदेश के विकास में मील का पत्थर साबित होगी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी कच्छ के मांडवी में अलवणीकरण संयंत्र का भी शिलान्यास करेंगे, जिससे मुंद्रा, लखपत, अब्दासा, नखतराना, भचव, रापर और गांधीधाम क्षेत्र के 8 लाख लोगों तक स्वच्छ पानी पहुंचेगा। कच्छ के लोगों की आमदनी बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी कच्छ में 121 करोड़ रुपए की लागत से एक मिल्क प्रोसेसिंग एंड पैकिंग प्लांट की भी आधारशिला रखेंगे, जो बिल्कुल नए तकनीक पर आधारित होगा और इसकी क्षमता 2 लाख लीटर प्रतिदिन की होगी। प्रधानमंत्री के इस दौरे से यहाँ के लोगों को उम्मीदें बंधी हैं कि कच्छ में पर्यटन व्यवसाय को बढ़ावा मिलेगा, जिससे स्थानीय लोगों की आमदनी में और इजाफा होगा। और हमारे संवाददाता अभिषेक और शिशिर इस पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक, सबसे पहले आपके पास आते हैं और बात करते हैं जो पहला जो सोलर एनर्जी प्लांट है, जिसको अक्षय ऊर्जा जो पार्क है, उसके बारे में विशेषता बताएं। किस तरह से ये इतना बड़ा पार्क है और बताया जा रहा है कि देश का सबसे बड़ा अक्षय ऊर्जा पार्क होगा। क्या कुछ खासियत होगी इसकी, अभिषेक? देखिए, ये जो रिन्यूएबल एनर्जी का जो पार्क बन रहा है, हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी का, ये जो है इंटरनेशनल बॉर्डर जो है गुजरात का कच्छ के साथ जो लगा हुआ है इंटरनेशनल बॉर्डर, वहाँ पर बनाया जा रहा है। तकरीबन 72,600 हेक्टेयर में ये जो है इस पार्क का निर्माण किया जाएगा, जिसके अंदर पवन ऊर्जा का जो है वो उत्पादन किया जाएगा और इसके अलावा सौर ऊर्जा का उत्पादन किया जाएगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंटरनेशनल बॉर्डर जो है वहाँ से ठीक 6 किलोमीटर की दूरी पर जो है ये सौर ऊर्जा का पार्क संयंत्र जो है वो वहाँ पर स्थापित किया जाएगा और साथ ही जो पवन ऊर्जा है वो इंटरनेशनल बॉर्डर के 1 किलोमीटर से 6 किलोमीटर के दायरे के अंदर जो है उसे वहाँ पर लगाया जाएगा। तो काफ़ी जो ये पूरा लैंड है ये बैरन लैंड है और इसको किस तरीके से इसकी उपयोगिता सामने लेके आई जाए और इससे किस तरीके से देश को फायदा हो, ये प्रधानमंत्री के विजन से यहाँ पे दिख रहा है कि इंटरनेशनल बॉर्डर के पास जो बैरन लैंड है, जो सफेद रेगिस्तान है, वहाँ पर 30,000 मेगावाट यानी 30 गीगावाट का जो है वहाँ से सौर ऊर्जा का उत्पादन होगा, अक्षय ऊर्जा का उत्पादन होगा। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी भारत के लिए, क्योंकि जिस तरीके से कार्बन उत्सर्जन
को कम करने की बात चल रही है और प्रधानमंत्री का जिस तरीके से फोकस है इसके ऊपर 175 गीगावाट जो है वो 2022 तक उसके पहले तक अचीव करने का, तो उसकी दिशा में इसे एक बहुत बड़ा कदम बताया जा सकता है कि एक बहुत सराहनीय कदम है, क्योंकि जिस भारत की जो डिपेंडेंसी है वो सौर ऊर्जा के ऊपर बढ़े तो वो ज़्यादा अच्छा है, जिससे कार्बन उत्सर्जन भी कम होगा और जो क्लाइमेट चेंज की जो समस्या है उसका भी समाधान होगा। निखिल, बिल्कुल, आपने जो 2022 तक 175 गीगावाट का लक्ष्य रखने की बात, जो भारत का लक्ष्य है वो उसके बेहद करीब होगा और तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। इसमें से अभिषेक 100 गीगावाट केवल सोलर एनर्जी की ज़रूरत होगी अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। किस तरह से इस ट्रैक पर भारत आगे बढ़ रहा है और ये गुजरात का ये जो प्लांट है उसकी तरफ किस तरह से इसके बनने के साथ में ही उसकी तरफ भारत कदम बढ़ाएगा, जिस तरह से जो उसने इतने महत्वाकांक्षी लक्ष्य बना रखे हैं। बिल्कुल निखिल, देखिए जिस तरीके से इस सोलर प्लांट के बाद जो है 30 गीगावाट का प्रोडक्शन शुरू होगा, वैसे ही अगर हम भारत की बात करें तो सोलर एनर्जी के क्षेत्र में भारत पहले से ही काफ़ी कदम बढ़ा चुका है। पिछले कुछ सालों की बात करें, चाहे वो रीवा सोलर प्लांट की बात करें, हम 750 मेगावाट की वहाँ की कैपेसिटी है, उसको वहाँ पर उसकी आधारशिला रखी गई, उसकी शुरुआत की गई। तो उसी तरीके से पूरे देश के अंदर ट्रेन के ऊपर आप देखेंगे, रेलवे स्टेशन के ऊपर आप देखेंगे, हर जगह पर जो है सोलर एनर्जी, आप हाईवेज के ऊपर जो भी स्ट्रीट लाइट है, जो भी उनके ऊपर सिग्नलिंग सिस्टम है, वहां पर भी जो है सोलर ऊर्जा का प्रयोग किया जा रहा है। तो भारत बहुत तेजी से सोलर एनर्जी की ओर कन्वर्ट होता हुआ नजर आ रहा है और गुजरात के अंदर खास तौर पे कच्छ, जो कि पूरा बिल्कुल सफेद रेगिस्तान कहा जाता है, बैरन लैंड है, यहाँ पर न पेड़ पौधे कुछ भी नहीं है, ऐसे में पर्यटन के अलावा यहाँ पे ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा, जिससे कि न सिर्फ कच्छ के लोगों को, गुजरात के लोगों को, बल्कि पूरे देश को इसका जो है फायदा नजर आएगा आने वाले दिनों में। निखिल, अभिषेक, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपसे डीसैलिनेशन प्लांट के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार आइए चलते हैं शिशिर के पास, जो भी कच्छ में मौजूद है। शिशिर, एक मिल्क प्रोसेसिंग एंड पैकिंग प्लांट का शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री। ये बताया जा रहा है कि कई मायनों में खास है। गुजरात अपने आप में ही बहुत आगे है, अग्रणी राज्यों में है, दुग्ध उत्पादन को लेकर के वहाँ के जो डेयरी है उद्योग जो है वो बहुत मशहूर है। किस तरह से ये जो प्लांट बन रहा है ये खास होगा? क्या कुछ नई तकनीक और के साथ में ये आगे आएगा और किस तरह से लोगों के जीवन को बदलेगा? बिल्कुल, देखिए निखिल, हालांकि बात करें हम इस पूरे जगह की, कच्छ में, यहाँ पर अगर देखा जाए काफ़ी मवेशी है यहाँ पर, और ख़ास तौर पर जिस प्रकार से ये लैंड है यहाँ पर जो है कई तादाद में जो है यहाँ पे लोग जो है मवेशी पालते हैं। ऐसे में जो मिल्क प्रोडक्ट की हम बात कर रहे हैं, ऐसे में एक ऐसी ऑटोमेटेड मिल्क प्रोसेसिंग और मिल्क पैकेजिंग फैक्ट्री यहाँ पे लगना कहीं ना कहीं यहाँ के जो मवेशी उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बात होगी। है 121 करोड़ की लागत से बनने वाली अगर देखा जाए ये पूरी मिल्क प्रोसेसिंग फैसिलिटी होगी। और आसपास के इलाके में अगर देखा जाए यहाँ पर कई सारे गाय हैं, भैंसे हैं, जो चरवाए यहाँ पर आते हैं खुली जगह पर। तकरीबन यहाँ से जो मिल्क निकलता है वो यहीं पर प्रोसेस होगा, यहीं पर अगर देखें उसका जो पैकेजिंग होगा और आगे वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अमूल का उदाहरण अपना हम अब सबके सामने, जिस प्रकार से अमूल ने जिस प्रकार से पूरे गुजरात में और गुजरात के बाहर भी पूरे देश भर में जिस प्रकार से नाम कमा है, वो कहीं ना कहीं एक चेन जो है राज्य सरकार के पास पहले से थी। अब चूंकि जिस प्रकार से यहाँ पर ये एक मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट लगाया जाएगा तो यहाँ के जो लोकल मवेशी है, चूंकि यहाँ पर दूसरे साधन जो है आय अर्जित करने के काफ़ी कम है, तो ऐसे में यह प्रमुख साधन है और इसीलिए कहीं ना कहीं सरकार इसके ऊपर जो है फोकस कर रही है कि सरहद जो मिल्क डेयरी है यहाँ पर, उसके जरिए तकरीबन 180 करोड़ का निवेश करके एक फुली ऑटोमेटेड प्लांट यहाँ पर सरकार जो है लाने की कोशिश कर रही है, जिसका सीधा असर यहाँ पर रहने वाले गाँव वालों को होगा। खास पर जो मवेशी है यहाँ पर जो आसपास के इलाके में रहते हैं उनको सीधे तौर पर इसका फायदा मिलेगा। हालांकि इसके बाद जैसे मैंने पहले कहा कि पूरी तरह से ऑटोमेटेड होगा, तो नई तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि यहाँ से जो मिल्क प्रोडक्ट जो प्रोसेसिंग जो है बाहर निकल जाएगा वो पूरे गुजरात में जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, साथ ही साथ अन्य जगह पर इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। तो ये पूरी सप्लाई चेन जो है, जो इस वक्त सरकार काफ़ी ध्यान दे रही है। हालांकि इससे पहले भी जैसे मैंने अमूल का उदाहरण को दिया था, इस प्रकार की सप्लाई चेन गुजरात में कार्यरत है और इस प्रकार से प्लान जब आएंगे तो उसको और स्ट्रेंथन करेंगे इस पूरे सप्लाई चेन को, और सीधा असर जो है उन गरीब लोगों तक मिलेगा जो हालांकि यहाँ पर कई सालों से यहाँ पे जो है जो मवेशी यहाँ पर रह रहा है।
जी। अब जिस तरह से पशुओं के टीकाकरण की बात कही गई है, तमाम जो पशुधन है उसके जियो टैगिंग करा रही है सरकार। बहुत सारे जिसको कहते हैं कि पॉजिटिव प्रोग्राम्स जो है लगातार भारत देश चलाता रहा है, सरकार ये चलाती रही है और ख़ासतौर पर 2014 के बाद से इस पर तेज़ी आई है। किस तरह से आप देखते हैं इस पूरे की जो पशुधन का सही से सही ढंग से उसको बनाए रखना और उससे लोगों की के जीवन में बदलाव लाना, ये एक सरकार की मंशा है जो सच साबित होती नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए निखिल, हालांकि इसके लिए हमें अगर देखना पड़ेगा कि कौन सी प्रचुर मात्रा में वहाँ पर क्या उपलब्ध है, कौन सी नैसर्गिक साधन संपत्ति या फिर अलग अलग आय के साधन क्या हो सकते हैं, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। जिस जगह की हम बात कर रहे हैं, कच्छ का इलाका, यहाँ पर जैसे मैंने पहले कहा कि बड़ी इंडस्ट्रीज़ तो यहाँ पर नहीं है। जहाँ तक बात करें पॉपुलेशन डेंसिटी की, वो भी यहाँ पर नहीं है, क्योंकि कई सारी चैलेंजेस इनको फेस करने पड़ते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर जैसे मैंने पहले कहा कि कच्छ में अगर देखा जाए कई सारे मवेशी है, जो गाय भैंस चराने वाले चरवाहा यहाँ पर है, तो उनके लिए ये प्रमुख साधन होता है खासतौर पर देखा जाए तो। और इसीलिए ये बैरन लैंड के आगे तकरीबन 20-30 किलोमीटर अगर हम भुज की तरफ बढ़े तो इस पूरे इलाके में जो है तकरीबन बड़े बड़े मवेशी यहाँ पर रहते हैं, जो है उनके डेयरी फार्म भी यहाँ पर छोटे मोटे हैं। हालांकि उन सबको अगर एकत्रित किया जाए और मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट में ये सारा मिल्क जो लाया जाए तो जाहिर सी बात है एक सप्लाई चेन भी बनेगी। इससे खास तौर पर आम लोगों को यहाँ पे जो है फायदा मिलेगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि डेवलपमेंट करना होगा तो उस जगह में जो प्राकृतिक आपको अगर साधन मिलते हैं तो उसका अगर उपयोग किया जाए तो उसमें कहीं ना कहीं और ज़्यादा हम कह पाते हैं कि बढ़ावा और उसमें इजाफा हो सकता है। यही ध्यान में रखते हुए यहाँ पर कौन सी महत्वपूर्ण चीज़ है, ये सरकार ने इसे ही पहले चिन्हित करके रखा था और इसके बाद इस वक्त सरकार काम कर रही है। जियो टैगिंग की हम बात कर रहे थे यहाँ पर, चूंकि गुजरात के अलग अलग जगह पे, हम दहेज की अगर बात करें, भरूच की हम बात करें, सौराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों की हम बात करें, तो यहाँ पर ये जो चीज़ है प्रचुर मात्रा में है, तो उस पर सरकार कहीं ना कहीं फोकस कर रही है। उसको किस प्रकार से डेवलप किया जाए इस पर ध्यान देने की कोशिश इस वक्त सरकार कर रही है। इससे पहले भी उपक्रम किए थे, उसके उदाहरण हमारे पास स्पष्ट है। फिर हम बात करें गुजरात की भी, आने वाले समय में भी इस प्रकार से कई सारे अलग अलग माध्यम के जरिए जो है खास तौर पर उन लोगों को उसी नेचुरल हैबिटेट में किस प्रकार से ज़्यादा आय मिले, उनका जीवन किस प्रकार से पूरी तरह से ठीक हो जाए, ये इस पर सरकार जो ध्यान दे रही है। जी बिल्कुल शिशिर, बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए शिशिर आपका, और अभिषेक आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। और भारत के 4 दिवसीय दौरे पर आए ब्रिटेन के विदेश मंत्री डोमिनिक रॉब आज परस्पर हित के आपसी, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ बातचीत करेंगे। डोमिनिक रॉब पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के साथ भी बैठक करेंगे। ब्रिटेन के विदेश मंत्री बेंगलुरु भी जाएंगे और गुरुवार को कर्नाटक के मुख्यमंत्री से भी मुलाकात करेंगे। वर्ष 2004 से भारत और ब्रिटेन सामरिक साझेदार हैं, जिसके तहत नियमित रूप से उच्च स्तरीय विचार विमर्श होता रहा है दोनों देशों के बीच और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ रहा है। रॉब की यात्रा से कोविड महामारी के उपरांत और ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से अलग होने के बाद के दौर में व्यापार, रक्षा, जलवायु, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में साझेदारी और मजबूत होने का रास्ता साफ होगा। डोमिनिक रॉब कल नई दिल्ली पहुंचे। और ब्रिटेन के विदेश मंत्री डोमिनिक रॉब के भारत दौरे पर और ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हमारे संवाददाता अभिषेक झा। अभिषेक, किन मायनों में महत्वपूर्ण है ये यात्रा, इस लिहाज से भी कि कोरोना काल के दौरान ये यात्रा हो रही है, कोरोना काल के बाद की शायद प्लानिंग हो, और ब्रिटेन के लिहाज से ब्रेग्जिट का दौर चल रहा है, ब्रेग्जिट से अलग होने की कोशिश में है ब्रिटेन, और उसके बाद का भी व्यापार की को लेकर के बातचीत होगी। क्या कुछ खास होगा आज के जो कार्यक्रम है उसमें? देखिए निखिल, ये जो पूरी यात्रा है वो भारत और यूके यानी यूनाइटेड किंगडम के जो संबंध है, चाहे ट्रेड डायनामिक्स हो या स्ट्रेटेजिक डायनामिक्स हो, डिफेंस डील्स हो, तो उन सब के लिहाज से बेहद अहम है। भारत और इंग्लैंड ने 2004 में ही एक दूसरे को स्ट्रेटेजिक पार्टनर रूप में घोषित किया था और तब से जो डायनामिज्म है रिलेशनशिप का वो लगातार बढ़ता चला आ रहा है। मौजूदा यात्रा जो है डोमिनिक रॉब की वो इस लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि कोविड के समय में बहुत ज्यादा कूटनीतिक जो आदान प्रदान थे वो बंद हो गए थे और ऐसे में इंग्लैंड के विदेश मंत्री का एक तरीके से देश में आना और विभिन्न मसलों पर चर्चा करना इस बात को आगे बढ़ाता है कि अब जो सभी देश हैं वो अपनी कूटनीतिक इलाके में जो भी हलचल है उसको करने के लिए तैयार हो गए। फिलहाल जो इंग्लैंड की कंपनी है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की, उसके साथ सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है वो भी एक मेडिसिन, एक वैक्सीन के अनुसंधान पर
लगातार काम कर रही है और इस लिहाज से देखें तो भारत और यूके लगातार एक दूसरे के साथ भी मिलकर काम कर रहे हैं। जो बाकी है, चाहे आप क्लाइमेट चेंज की बात करें, ग्लोबल वार्मिंग की बात करें या ग्लोबल जो इश्यूज ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट है, यानी भारत और इंग्लैंड के ऐसे इश्यूज तो म्यूचुअल इंटरेस्ट के हैं, टेररिज्म हो, पीस हो, अफगानिस्तान में शांति का मसला हो, ये सभी ऐसे इश्यू हैं जिन पर कि लगातार दोनों देश संपर्क में रहे हैं। और आज जब डोमिनिक राब विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे तो निश्चित रूप से इन मसलों पर बातचीत होगी। एक विशेष महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि जैसा हम कह रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज पर भारत और यूके लगातार क्लोजली काम करना चाह रहे हैं और यही एक वजह है कि आज जब विदेश मंत्री इंग्लैंड के आ रहे हैं भारत, तो वो अपने छोटे से संक्षिप्त दौरे में भारत के पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी से मुलाकात करेंगे। और ये बताता है कि दोनों देश कितनी प्रगाढ़ता से अपने जो गोल्स हैं, चाहे पेरिस क्लाइमेट जो डील है उसको लेकर कहे या ग्लोबली जो बाकी क्लाइमेट चेंजेस, क्लाइमेट परिवर्तन से जुड़े हुए जो बाकी चैलेंजेस हैं, उसको हैंडल करने के लिए दोनों देश क्लोजली काम करना चाहते हैं। जी बिल्कुल, ये बेहद महत्वपूर्ण है। और अक्षय, जिस तरह से अभिषेक कोविड काल के दौरान ये यात्रा हो रही है, जैसा मैंने शुरू में कहा, और ब्रेग्जिट की परिस्थितियों के बीच में ये दौरा हो रहा है, क्या आगे की प्लानिंग के लिए व्यापार से जुड़ी हुई सामरिक साझेदार हैं दोनों देश 2004 से, जैसा कि आपने जिक्र किया, तो इस लिहाज से क्या कुछ महत्वपूर्ण हो सकता है? देखिए, जो ब्रेक्सिट का पूरा डायनामिक्स है वो यूके और ईयू के जो बाकी देश हैं उनके बीच काफी अभी मामला पेचीदा हुआ पड़ा है। बहरहाल इससे जो बाकी यूके के जो पार्टनर कंट्रीज हैं, जैसे भारत है, भारत के गुड्स के लिए या भारत के सामानों के लिए यूके एक प्रमुख एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन रहा है। ऐसे में भारत भी उन शर्तों या उन नियमों के बारे में आगाह होना चाहेगा जो कि ब्रेक्सिट की डील कंप्लीट होने के बाद वहां पर जारी होंगे। यानी क्या भारत के जो उत्पाद हैं वो यूरोप के किसी अन्य डेस्टिनेशन पर अगर पहले पहुंचते हैं तो क्या यूके में जाने पर उन पर ज्यादा टैक्सेशन या ड्यूटीज हो सकती हैं, या भारत के जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको सीधे यूके में सामान बेचना बेहतर होगा। इसके अलावा जो सर्विस सेक्टर है, जो भारत का एक प्रमुख पोटे है ट्रेड डायनामिक्स में, उस पर भी भारत लगातार चाह रहा है कि क्योंकि अब ईयू और यूके के अलग अलग कायदे बनेंगे, अलग अलग कानून बनेंगे, तो उसमें भी भारत को वो रियायतें या वो सहूलियतें जो पहले से मिल रही थी वो मिलती रहे। और इसके अलावा भी भारत और यूके अगर चाहते हैं तो म्यूचुअल पार्टनरशिप में बायलैटरल एग्रीमेंट के जरिए कुछ और बेहतरी और क्लोजनेस के लिए काम कर सकते हैं। तो ब्रेक्सिट एक निश्चित रूप से एक परिस्थिति है जहां पर यूके के जो विभिन्न पार्टनर्स हैं वो थोड़े से सशंकित जरूर है कि बदली हुई परिस्थितियों में यूके का जो ट्रेड कानून होगा वो कितना ज्यादा सहूलियत वाला होगा। और ऐसे में डोमिनिक राब की भारत में यात्रा और यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव से उनकी मुलाकात निश्चित रूप से जो यहाँ की चिंताएं हैं और यहाँ की जो आशंकाएं हैं उनको सॉल्व करने में एक बहुत बड़ा काम करेगी। जी, दोनों देशों के बीच में ट्रेड एक वर्ष में ही 10% से ज्यादा बढ़ा है। किस तरह से इसको और आगे बढ़ाने के लिए और इसको सस्टेन करने के लिए क्या कुछ बातचीत होगी और क्या कुछ तरीके अपनाए जा रहे हैं? देखिए, भारत अपनी जो रक्षा जरूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए बहुत ज्यादा सक्रिय है और इसको लेकर जो चूंकि पहला फोकस तो है आत्मनिर्भर भारत का, यानी देश में हम वो प्रौद्योगिकी बना पाए जहां पर हम जो अपनी डिफेंस जरूरत है उसको पूरा कर पाए। इसके अलावा यूके एक मेजर पार्टनर कंट्री बन सकता है भारत का, क्योंकि यूके के पास भी डिफेंस इक्विपमेंट और उससे जुड़ी जो टेक्नोलॉजी है, जो उन्नत तकनीकी है वो काफी ज्यादा है और वो भारत के साथ उसे साझा करने के लिए भी अपने इंटरेस्ट दिखाता रहा है पास में। तो ट्रेड डायनामिक्स की अगर हम बात करें तो अगर डिफेंस की कोई बड़ी डील भारत और यूके साइन कर लेते हैं तो वो एक बहुत बड़ा एक कोशिश हो सकती है उस डायरेक्शन में। इसके अलावा भी सर्विस सेक्टर की जैसे हमने बात की, गुड्स की बात की, जो टेक्सटाइल से रिलेटेड सेक्टर्स हैं, जो पेट्रोकेमिकल्स हैं, इनको लेकर भी चर्चा हो सकती है कि कैसे जो ट्रेड है जिसमें एक मोमेंटम जारी है उसको और भी ज्यादा तेजी से बढ़ाया जाए। क्योंकि यूरोप और यूके की जब हम बात करते हैं तो यूके जब ईयू एक संपूर्ण एक ब्लॉक था उसमें भी यूके भारत का एक प्राइमरी डेस्टिनेशन होता था एक्सपोर्ट रूट का। तो ऐसे में अब अगर यूके वहां से अलग हो गया है तो भी यूके भारत की प्राथमिकताओं में रहेगा ट्रेड एक्सपोर्ट की लिस्ट में। जी बिल्कुल अभिषेक, यूके जो है भारत की प्राथमिकताओं में रहेगा और भारत यूके की प्राथमिकताओं में रहेगा। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और अगली खबर कोरोना वायरस से लड़ाई और उससे जिस तरह से हम निपट रहे हैं उससे जुड़ी हुई है। देश में कोरोना वायरस के बीच राहत भरी खबर आई है। देश में बीते 5 हफ्तों में कोरोना संक्रमण के औसत दैनिक पॉजिटिविटी रेट में गिरावट आई है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने ट्वीट कर एक ग्राफिक्स चार्ट के जरिए इसे रेखांकित किया है।
चार्ट के मुताबिक 9 नवंबर से 15 नवंबर तक औसत दैनिक पॉजिटिविटी रेट 4.32% दर्ज किया गया था। 16 नवंबर से 22 नवंबर तक औसत दैनिक पॉजिटिविटी रेट 4.08%, 23 नवंबर से 29 नवंबर तक औसत दैनिक पॉजिटिविटी रेट 3.82%, 30 नवंबर से 6 दिसंबर तक औसत दैनिक पॉजिटिविटी रेट 3.36%। तो वहीं 7 दिसंबर से 13 दिसंबर तक यानी बीते हफ्ते तक ये औसत पॉजिटिविटी रेट 3.16% दर्ज किया गया, यानी ये लगातार गिर रहा है। और यही नहीं, हर दिन कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। और अब वैक्सीन के मोर्चे की बात। कोरोना के खिलाफ सरकार के सख्त कदमों की मदद से बेहतर नतीजे तो सामने आ ही रहे हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना वायरस महामारी से संबंधित लोगों में से अब तक 94,22,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 34,477 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 95.12% हो गया है। यानी रिकवरी रेट 95% से ज्यादा हो गया और देश में कोविड से की मृत्यु दर 1.45% रह गई है। और वैक्सीन से जुड़ी खबर है कि कोरोना वैक्सीन को लेकर भारत सरकार ने ऑपरेशनल गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। टीका देने के बाद 30 मिनट तक निगरानी की जाएगी। पहले चरण में करीब 30 करोड़ लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। इसमें हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 50 साल से ज़्यादा के उम्र के वो लोग जिन्हें कोमॉर्बिडिटीज़ यानी कोई और भी बीमारी है, उसके साथ ही 50 साल से कम उम्र के वे लोग जिन्हें कोई और दूसरी बीमारी रही है, जैसे मधुमेह, कैंसर, दिल की बीमारी, उन्हें ये टीका दिया जाएगा। हेल्थ केयर वर्कर्स यानी डॉक्टर्स, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ जो लोग सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों में काम करते हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स यानी तीनों सेनाएं, पैरामिलिट्री फोर्सेस, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के वर्कर्स और राज्य की पुलिस, इन सबको पहले चरण में वैक्सीनेट किया जाएगा। टीकाकरण के लिए 5 लोगों की टीम होगी। इन्हें वैक्सीनेटर ऑफिसर कहा जाएगा। पहला वैक्सीनेटर ऑफिसर एंट्री पर होगा, जो दस्तावेज देखने के बाद सेंटर में आने देगा। इसके बाद दूसरा ऑफिसर कोविन से डेटा मिलाएगा। तीसरा वैक्सीनेटर ऑफिसर डॉक्टर होगा और वही वैक्सीन देगा। बाद के जो 2 वैक्सीनेटर 30 मिनट तक मरीज को देखेंगे और भीड़ का नियंत्रण भी करेंगे। टीका लगाने का समय सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। एक दिन में करीब 1 सेशन होगा और इसमें करीब 100 से 200 लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन सिर्फ कोविन ऐप पर ही होगा। केंद्रीय मंत्रालय, राज्य सरकार और जिला प्रशासन द्वारा अपलोड इसे किया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति खुद से अपनी जानकारी अपलोड कर रहा है तो वो 15 डॉक्यूमेंट्स में से कोई भी उसे देने होंगे, जिनमें ये 15 डॉक्यूमेंट्स में आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, स्मार्ट कार्ड जो कि केंद्रीय श्रम मंत्रालय द्वारा जारी किया गया हो, मनरेगा का जॉब कार्ड, पैन कार्ड और पोस्ट ऑफिस या बैंक द्वारा जारी की गई पासबुक, पासपोर्ट, पेंशन डॉक्यूमेंट, सर्विस आइडेंटिटी कार्ड, वोटर आईडी कार्ड जैसे डॉक्यूमेंट्स शामिल हैं। राज्य सरकारों को वैक्सीनेशन के लिए जरूरी तैयारी करने के लिए दिशा निर्देश दे दिए गए हैं और इसको लेकर राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर बनाई गई कमेटियों की बैठक भी हो चुकी है। वैक्सीनेशन के बाद सीरिंज और बाकी मेडिकल वेस्ट को कैसे निपटारा करना है, इसके भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। तो तैयारियां पूरी कर ली गई हैं वैक्सीनेशन से पहले की। हमारे संवाददाता नितेंद्र सिंह और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नितेंद्र, सबसे पहले तो वैक्सीनेशन को लेकर ही जानकारी दीजिए। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, इंतजाम फुल प्रूफ है, किस तरह से देखते हैं आप इसको, क्या जानकारी और देंगे आप? देखिए, जो वैक्सीन देने की प्रक्रिया क्या होगी, किस तरीके से सेशन चलेगा और कैसे इसको दिया जाएगा, कौन कौन लोग इन्वॉल्व होंगे, क्या कुछ करना होगा, ये तमाम एसओपी राज्य सरकार के साथ शेयर कर दिया गया है केंद्र की तरफ से। और जिस तरह से हम देखते हैं कि इलेक्शन होता है हमारे यहाँ, इलेक्शन में बहुत फुल प्रूफ व्यवस्था होती है और जो ग्रामीण स्तर, जब गांव के स्तर पे या फिर अगर हम शहर की बात करें तो जो वार्ड है वहां तक, घर के बगल तक आप जाते हैं और वहां पर आप वोटिंग करके आते हैं। ठीक उसी तरीके से व्यवस्था यहाँ किया गया है कि अगर जब आपको वैक्सीन देने की बात आएगी तो आपका सेशन कहाँ होगा और कब आप जा सकते हैं। एक दिन में 100 लोगों का टारगेट रखा गया है कि वहां पे वैक्सीन दिया जाएगा। सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक का सेशन होगा। उसमें जो 2 लोग होंगे वो वैक्सीन देंगे। वो डॉक्टर हो सकते हैं, नर्स हो सकते हैं, एएनएम हो सकते हैं, प्रशिक्षित लोग होंगे जो वैक्सीन देंगे। फिर कुछ देर आपको आधे घंटे के आसपास वहां रहना होगा ताकि वो देख सके कि साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा है। और भीड़ मैनेजमेंट की भी व्यवस्था होगी। यहाँ तक कि एनसीसी के छात्र हैं, उनका भी सहारा लिया जाएगा।
जो ग्राम पंचायत है उनके जो लोकल स्तर पे लोग हैं उनका भी सहारा लिया जाएगा कि वॉलंटियर के तौर पे वो काम करें, और किस तरीके से सबको जो जरूरतमंद लोग हैं जिनकी सरकार ने पहचान की है उनको बहुत आसानी से और आराम से वैक्सीन लग सके। ये तमाम फुल प्रूफ व्यवस्था किया गया है और इसके लिए तमाम राज्यों को निर्देश दे दिए गए हैं, उनको सब कुछ बता दिया गया, क्योंकि जिला स्तर से लेके ब्लॉक स्तर पे कंट्रोल रूम बनाया गया है और जो टास्क फोर्स बनाया गया है लगातार उनकी बैठकें हो रही हैं और वो एक्सरसाइज अपना कर रहे हैं। जितने भी लोग वैक्सीन देने वाले हैं उनकी ट्रेनिंग हो चुकी है। तकरीबन 1.5 लाख एएनएम की को इसमें लगाया जाएगा, ताकि बाकी जो दूसरे एएनएम है वो दूसरे वैक्सीनेशन जो टीकाकरण का कार्यक्रम चलता है हमारे, जिसमें बच्चों को, गर्भवती महिलाओं को दिया जाता है, वो प्रभावित न हो, इसका भी ख्याल रखा गया है। जरूरत पड़ेगी तो राज्य सरकार संक्षेप में एक जानकारी दे दें कि किस तरह से लोग इसमें रजिस्टर करा पाएंगे। देखिए, कोविन जो ऐप है और कोविन ऐप में आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं अपना, बहुत आसान तरीका है। उसके जरिए आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे और उसके बाद उसके जरिए ही आपको वैक्सीन में पार्टिसिपेट करना होगा। इसके अलावा भी और व्यवस्था किया गया है। आज शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है स्वास्थ्य मंत्रालय का, उसमें और भी डिटेल जानकारी दी जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया नितेंद्र इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो वैक्सीनेशन के मोर्चे पर सारी तैयारियां की जा चुकी हैं। हमारे संवाददाता नितेंद्र सिंह ने ये जानकारी दी। तो आज का एजेंडा के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।